आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रचलित गीत है मनोज कुमार का। हाल ही में दोस्तों नेतन्याहू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने मुझे नकारा, पूरी दुनिया ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, पूरी दुनिया ने मुझ पर धुतकारा, लेकिन केवल एक भारत देश ऐसा ही था जिसने मुझे प्यार से अपनापन दिया, जिसमें मुझे लगा कि हाँ यहाँ अपनापन है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और इजराइल की अभी जो साझेदारी, एक दोस्ती देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त केवल इकलौता एक ऐसा इजराइल देश था जिसने खुल के बोला कि हम इंडिया के हर वक्त साथ हैं। चाहे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वो भी वहाँ पे बोल के आए कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इज़राइल, मतलब इंडिया पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। तो ये जो साझेदारी, ये जो दोस्ती जो अभी आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता, बहुत ज़्यादा गहरी देखने को मिल रही है, क्या है इसकी जड़, कहाँ से है, इसकी नींव कहाँ से रखी गई? इसी मामले में हम और जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम सर। सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। सर, सर मेरा सवाल ये है कि ये जो अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है, कई समय से, पिछले समय से, ये जो दोस्ती है, ये जो गंभीरता से गंभीर होती जा रही, गहरी होती जा रही है, सर इसके पीछे क्या है? क्योंकि एक टाइम पे तो हम इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, हमने थोड़ी समय बाद किया, और आज जो इसराइल हमारे साथ पूरा एकदम, जिसे कहते हैं कंधा तो कंधा मिला के खड़ा हुआ है, इसके पीछे सर क्या है, क्या कारण है? सर, ओवर टू यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। देखिए, भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं। इजराइल का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था, मई 14 में 1948 को, और भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी थी। इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जहाँ तक डिप्लोमेटिक संबंधों की बात है उसको हमने 1992 से शुरू किया। अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और शुरुआती दौर जो है उसमें पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत हावी रहा। लेकिन 1991 के बाद जब इंटरनेशनल लेवल पे बड़े चेंज हो रहे थे, तो भारत ने न सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया, बल्कि जो स्ट्रक्चरल, जो इकोनॉमिक बेसिस पे जो चेंजेस थे उसको भी अप्लाई किया। और साथ ही भारत ने पूरे विश्व को बताया कि अब हम पूरे दुनिया में एक नई जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम साधने जा रहे हैं। और उसमें एक बड़ा जो बदलाव है, मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने इस पॉलिसी को फॉलो किया। उसके बाद हमने इसराइल को मान्यता दी, और 1992 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो शुरुआत जो है वो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों से हुई, लेकिन आज भारत राजनीति और कूटनीतिक संबंधों से बहुत दूर निकल गया है। आज के अगर हम समय में देखें तो भारत न सिर्फ कृषि में, एजुकेशन में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, जलवायु परिवर्तन में, इसके अलावा साइबर स्पेस हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, रिसर्च एंड इनोवेशन हो गया, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं बची है जिसमें भारत और इजराइल दोनों मिलकर के काम ना कर रहे हैं। अगर हम आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद जो है भारत और इजराइल दोनों की एक कॉमन जो है वो समस्या है। भारत और इजराइल जो है दोनों आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन ग्राउंड हैं जो राजनीति से परे हैं, और भारत और इजराइल को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं। तो अब देखिए, जब 1992 में हमारे संबंध शुरू हुए तब भारत का जो व्यापार था इजराइल के साथ वो सिर्फ 20 करोड़ का था, लेकिन आज अगर हम देखें तो 3.7 जो अरब डॉलर्स है वहाँ पे हमारा जो व्यापार है वो कर रहा है। तो हमारी जो फील्ड्स है, हमारी जो नई नई ज़रूरतें हैं वो भारत और इजराइल को एक साथ एक मंच पे ला करके खड़ा कर चुकी हैं। ये तो ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत है कि भारत और इजराइल जो है वो एक दूसरे के साथ न सिर्फ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं। सब जहाँ इसमें तक मैं सर, जी अभी हाल ही में
जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इजराइल गए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो इस स्टेटमेंट के बाद एक हमला हो गया जिसमें खमेनी साहब शहीद हो गए। तो उसके बाद एक एक समुदाय भारत में या एक वर्ग ये कह रहा था कि इजराइल इस टाइम पे जाना सही नहीं था, या उनको पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इजराइल चले गए। तो कहीं ना कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो मिस्टर नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी एक इंटरनेशनल मामलों में खड़े होने की, ये भी हम लोग खोते जा रहे हैं, अमेरिका इजराइल अलाइड होते जा रहे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नॉन अलाइनमेंट की बात है तो वो कोल्ड वॉर के दौर की बात है। उस टाइम पे भारत ने एक बहुत ही संतुलित नीति का पालन किया और अमेरिका और यूएसएसआर के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए एक निश्चित दूरी जो है वो बना रखी थी। आज के अगर हम बात करें तो नॉन अलाइनमेंट जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन भारत जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का यूज कर रहा है। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें इस चीज़ के लिए इजाज़त देती है कि जहाँ भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, जहाँ भी हमारी विदेश नीति के जरिए हमारे देश के लोगों की जरूरत पूरा हो सकती है, भारत उस दिशा में अपने कदम जो है वो बढ़ाएगा। तो भारत एक सोवरन संप्रभुत्व राष्ट्र है और भारत अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। जहां तक हमले की बात है तो ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो भी चल रहा था, ये उसका एक रिजल्ट है। अब इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना कि भाई मोदी जी को पता था, नहीं पता था, अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि चूंकि फॉरेन रिलेशंस की बात है तो मोदी जी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे देश के जो हित हैं, उसको पूरा करने के लिए वो वहाँ गए। अब बाकी लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनका क्या नज़रिया है। और मोदी जी और नेतन्याहू दोनों की जो पर्सनालिटी है, दोनों की जो थिंकिंग है, दोनों की जो आइडियोलॉजी है, वो एक दूसरे से बहुत मैच करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और भारत और इजराइल जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। तो सर अभी ये यूरोपियन कहना कि मोदी जी को पता था, उस टाइम ऐसे नहीं जाना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक जो है वो ठीक नहीं है। सर अभी यूरोपियन कोर्ट ने हाल ही ये में सिर्फ और सिर्फ हमारे हित हैं और मोदी जी जो है वो उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। सर सर मेरा सवाल था कि अभी जी। यूरोपियन कोर्ट ने हाल ही में नेतन्याहू को एक टेररिस्ट घोषित किया। उसके बाद इटली ने भी नेतन्याहू से के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान किया कि कोई ऐसे हम डिप्लोमेटिक संबंध इजराइल के साथ नहीं रखेंगे। हालांकि अगर बात लड़ाई की हो तो भी ना फ्रांस खड़ा हुआ खुल के, ना कोई ऐसा देश खड़ा हुआ सुपर पावर इजराइल के साथ इन पर्सन अलग से जो उसने ये बोला हो कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो सर ऐसे हालात में इंडिया का इस हिसाब से स्टैंड लेना फर्मली, क्या हमें इधर यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा डिसबैलेंस करेगा? देखिए, मेरा मानना जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो अपने हितों को देख रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति की राजनीति है और शक्ति जो है वो तय करती है कि हमारे जो हित हैं वो कहाँ हैं और हमें कहाँ जो है वो स्टैंड लेना है। तो यूरोपियन कंट्रीज के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने इसराइल, ईरान और यूएस वॉर के बीच में बहुत ही संतुलित अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखा। और भारत ने जो है हमेशा इस बात को कहा कि इसका डिप्लोमेटिक और डायलॉग के थ्रू जो है वो सॉल्यूशन निकाला जाए। और भारत ने इसराइल के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में या ईरान के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो हमारे राष्ट्रीय हितों को जो है वो प्रभावित करता हो। अब देखिए, ईरान जो है इस लड़ाई में हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ईरान जो है वो हमारा नेचुरल जो है वो पार्टनर है और अमेरिका के साथ हमारे जो है वो स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक संबंध है। तो हर देश जो है वो अपनी विचारधारा, अपने राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, उनके राष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं, उनके लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको देख करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो निर्धारित करता है। तो यूरोपीय देश जो है वो सोवरन है। पूरे विश्व में लगभग 200 के आसपास जो है वो सोवरन कंट्रीज हैं और उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला हुआ है। कौन किसके साथ जाना चाहता है, कौन किसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि भारत ने बहुत ही सुलझी हुई समझदारी के साथ एक संतुलित नीति को बनाए रखा और अपने हितों को जो है वो साधने की कोशिश की। और मजे की बात यह है कि ईरान से हमें लगातार हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती रही।
तेल और गैस जो है वो हमें मिलता रहा। अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो है वो लगातार बने हुए हैं, और इसराइल के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रैटेजिक और जो डिफेंस हमारा जो कोऑपरेशन है वो बना हुआ है। तो भारत की जो सर्कमस्टेंसेज हैं, भारत की जो परिस्थितियां हैं, यूरोपीय देशों की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। अब चूंकि हमारे जो राष्ट्र हित हैं वो सर्वोपरि हैं, और भारत जो है वो उनको साधने में मुझे जहां तक लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें पूरी तरह से सफल रहा है। और दूसरे देश जो हैं उनकी अपनी उनकी फ्रीडम है, वो किस तरह से क्या डिसीजन लेते हैं। सर, क्या हम अमेरिका को अपना दोस्त मान सकते हैं? क्योंकि कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज़ अ हेल होल, कभी लेकिन उनका ट्वीट आ जाता है नरेंद्र मोदी इज़ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम सो मच। सो क्या हम इन बातों के बीच से क्या एक वो निकालें? देखिए कभी वो सैंक्शन लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, तो क्या हम एक अमेरिका को लाइबल दोस्त देखिए मान सकते हैं सर? सर, देखिए आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। 1848 में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उनके जो फॉर्मर जो सेक्रेटरी थे लॉर्ड पामस्टन, उन्होंने बहुत ही खुले अंदाज में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो हमारा कोई स्थायी मित्र है और ना ही कोई हमारा स्थायी शत्रु है, बल्कि हमारे स्थायी जो है वो हमारे इंटरेस्ट हैं। तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो हमारा एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन जब इंटरेस्ट की बात आती है तो अमेरिका जो है वो अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करता है, अमेरिका जो है वो अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है, और अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को बताने के लिए, उनको जताने के लिए इस तरह के जो शब्दावली है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड। तो खाली फ्रेंड कहने से फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड होता है कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कितने पूरे हो रहे हैं। मैं इसका आपको बहुत सीधा एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जब ईरान के केस में हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, तो हमने ईरान का जो जितना भी तेल आयात हो रहा था हम उसको जीरो लेवल पे ले आए और हम अमेरिका के साथ गए। लेकिन अमेरिका ने जब हमारे ऊपर दोबारा से जो है वो टैक्स लगाना शुरू किया, तो हमने उसको रिटेलिएट किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें गुस्से में आकर के हमारा जो टैरिफ शुरू में 25% लगाया था उसको उन्होंने 50% किया, और हमें चेतावनी दी कि भारत ने अगर अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर बदलाव नहीं किया तो ये 100% भी हो सकता है। तो मैं इस बात को बहुत खुल करके कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, बल्कि वो परिस्थितियां हैं जो हमें शत्रु और मित्र चुनने का जो है वो मौका देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जहाँ तक उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका बिहेवियर है, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप उनके बारे में कुछ भी सटीक नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो कह रहे हैं उसको वो करेंगे या उसको वो नहीं करेंगे, और उनके बोलने का अंदाज जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वो कब क्या कह दें। अगर हम ईरान के केस का एग्जांपल लें तो वो कहते हैं कि हम ईरान के साथ जो है बहुत जल्दी जो 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 एग्रीमेंट है वो साइन करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट मोमेंट सुनने में आता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के जो भी जो एसेट्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर वो पाबंदियां लगा रहे हैं, उसके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इंडिया को अगर हम देखें तो दोस्ती वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। भारत अपने इंटरेस्ट को साधने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट को साधने की कोशिश कर रहा है। जी, एक थ्योरी आती है सर इंटरनेशनल रिलेशन में, लोग कहते हैं कि अमेरिका वॉज इज एंड विल बी ऑलवेज विद इजराइल, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमेरिका पहले भी, अभी भी जी, और आगे भी इसराइल के साथ रहेगा, चाहे खुल के चाहे पीछे से। तो सर, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का तो खुल के सामने से आ गया। सर, क्या ये सही थ्योरी है कि अमेरिका कभी ना कभी, कभी पीछे से कभी सामने से इसराइल के साथ हमेशा रहता है? देखिए आपका जो सवाल है और जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है। अमेरिका सीधे तौर पे इसराइल को सपोर्ट करता है, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले अमेरिका में एक जूविश लॉबी है जो अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे उनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। तो वो जूविश लॉबी जो है वो हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसराइल जो है वो अरब सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ उनके हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, और अमेरिका जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो पहला जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी और जूइश लॉबी का वो सीधा असर हमें देखने को मिलता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं,
जैरेड कुशनर वो एक जूइश है, और कहीं ना कहीं ये जूइश कनेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के बहुत करीब ला देता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब ईरान को लेकर के पाकिस्तान में वार्ता की बात चल रही थी, तो जैरेड कुशनर खुद पाकिस्तान पहुंचे और उनको जो है की प्लेयर के तौर पर उसमें भेजा गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य एशिया में जो हमारा मिडिल ईस्ट है, उसमें अमेरिका के जो जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उनको साधने में, उनको बनाए रखने में इसराइल की भूमिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका जो है इसराइल के जरिए उस पूरे मध्य एशिया में अपने हितों को साधने के लिए इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। देखिए बहुत मोटी सी बात है कि इसराइल जो है वो बहुत ही टाइनी कंट्रीज हैं, लेकिन इसराइल जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो बिना अमेरिका की सपोर्ट के इसराइल का न्यूक्लियर पावर बना होना, बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब चूंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो बना हुआ है। अगर अमेरिका ये खुले तौर पे डिक्लेयर कर दे कि हम इसराइल को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, तो इसराइल का एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेट में आ जाएगा, और इसराइल का जो सर्वाइवल है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट वो हमेशा, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या वो दूसरी पार्टी हो, वो हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, करते रहेंगे, और इन फ्यूचर भी ये प्रोसेस जो है वो बना रहेगा। और इसराइल जो है वो बहुत बड़ा एसेट है मध्य एशिया में। अमेरिकन इंटरवेंशन को, अमेरिकन जो जो प्रभाव है, अमेरिकन जो प्रभुत्व है, उसको बनाए रखने के लिए। सर एक टाइम था जब बिल क्लिंटन ने एक पीस टॉक अरेंज कराई, जिसमें यासिर अराफात भी आए थे पैलेस्टीन से, और इसराइल के भी कई बड़े लीडर्स आए थे, और वो अकॉर्ड पेपरों में तो हो गया, लोगों ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन बाद में फिर सर सब कुछ तहस नहस, सब कुछ वैसे का वैसा धरा रहेगा केवल कागज़ों पे। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में या कुछ कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर से कुछ पीस टॉक हो पैलेस्टीन को लेकर, या कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है? देखिए आज नहीं तो कल या फ्यूचर में इसराइल और अरब देशों के बीच में एक समझौता होगा। इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है हम उसको नकार नहीं सकते हैं। इसराइल जो है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, और पैलेस्टाइन जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा है। और इस प्रॉब्लम को हम टू नेशन जो 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 स्टेट्स की थ्योरी है, या जो टू स्टेट की जो थ्योरी है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल इसराइल अगर चाहता है कि वो शांतिपूर्वक उस मध्य एशिया रीजन में बना रहे, और जो अरब देश हैं उनके साथ उसके व्यापार, उसके उसके पॉलिटिकल, उसके डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं जो बने, जो कि हमने देखा अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू कई सारे अरब कंट्रीज ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, उससे पहले जॉर्डन ने उसको रिकॉग्नाइज किया, 1979-78 में जो है इजिप्ट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, और जो अकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं हम उसको ऑस्लो अकॉर्ड कहते हैं, जो 1993 में हुआ था, जिसके जरिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसका क्रिएशन हुआ था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आज नहीं तो कल इसराइल को टू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानना पड़ेगा, और जो पैलेस्टीनियन है उनके लिए टेरिटरी, एक स्टेट जो है वो उनके लिए फॉर्मेशन होगा, और जितने अरब कंट्रीज हैं उनकी भी यही मंशा है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए एक स्टेट जो है वो क्रिएट किया जाए। अब इसराइल चूंकि अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करता है, अपने आप में इसराइल जो है वो बहुत पावरफुल है, तो वो इस चीज़ को मानने से इनकार करता है। तो अगर हमें स्थायी शांति चाहिए इस रीजन में, हम चाहते हैं कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो बना रहे, तो पैलेस्टाइन का जो क्रिएशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा आगे चल के कोई ना कोई ब्रेक थ्रू इस तरह से निकलेगा कि पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा, और साइड बाय साइड इसराइल के साथ में पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो बनेगा। यही एक इसका जो है वो सॉल्यूशन है, जो हमेशा हमेशा के लिए उस रीजन में पीस को जो है वो प्रिवेल करेगा। तो पीस आने के लिए पैलेस्टाइन जो मुद्दा है उसको रिसॉल्व करना जरूरी है। आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड के बाद सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं MBS, वो इसराइल के साथ बहुत क्लोज, उनके जो जो रिलेशंस हैं वो बढ़ते जा रहे थे, और यूएई के बाद माना जा रहा था कि सऊदी अरबिया भी इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। लेकिन हमास के हमले के बाद वो जो एक अरब कंट्रीज का और इसराइल के बीच में जो कनेक्शन बन रहा था उसको हमास ने जो है वो ब्रेक कर दिया, और अरब कंट्रीज जो हैं इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई कैसे हम इस प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकल सकते हैं,
और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात जो है वो इसराइल के ऊपर फंसी हुई है। इसराइल को जो है ये मानना पड़ेगा कि पैलेस्टीनियन जो है वो रियलिटी है, और अरब्स को ये मानना पड़ेगा कि इसराइल जो है वो रियलिटी है। और दोनों रियलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए टू नेशन थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत जो है शुरुआत से टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता आया है, और भारत हमेशा पैलेस्टीनियन को जो है इस बात पे सपोर्ट करता है कि पैलेस्टीनियन जो है उनका अपना एक राष्ट्र, उनका अपना एक देश जो है वो होना चाहिए। और यही इस समस्या का जो है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सर जी सर मेरा सवाल आपसे ये है सर, जैसा कि आपने बताया कि फ्यूचर में हो सकता है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते हो जाएं या कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाएं जो कि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट की हों, लेकिन सर अभी हाल ही में देखिए साउदर्न लीबिया में जाके उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए म्यूज़ियम में। तो ये जो जोग्राफी इंक्रीज़ करने की इसराइल की जो एक चाहत है, जिसको वो कहता है कि ग्रेटर इसराइल, क्या सर आपको लगता नहीं कहीं अब अगर 1-2 साल लड़ाई और खिंच गई तो हो सकता है काफ़ी नुकसान हो जाए, या हो सकता है ग्रेटर इसराइल वाकई में हो जाए? सर देखिए, इसराइल की जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर है। वो सीरिया का गोलान हाइट और लेबनान और जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे जॉर्डन हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, वो इन सबको जोड़ करके ग्रेटर इसराइल को एनविजन करता है। देखिए, इसराइल जो है वो 24/7 जो है वो थ्रेट में है, और जब आप थ्रेट में होते हैं तो आप मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार होते हैं कि हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है, हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष करना है। और 1948 से लेकर अभी तक इसराइल जो है वो इसी पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो इसराइल के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। या तो इसराइल जो है वो दूसरे देशों को वहां से भगा दे, दूसरे देशों के लोगों को मार डाले, और उन पे कब्जा करने के बाद अपने देश का जो है वो एक्सटेंशन करे। तो इसराइल जो है वो पावर में बिलीव करता है। इसराइल का जो नेचर है वो बहुत ही एग्रेसिव है, और इसराइल इस बात को जानता है कि अगर हमने एक्सपेंशन नहीं किया तो दूसरे कंट्रीज जो है वो इसराइल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो इसराइल का जो इंटेंशन है वो एकदम क्लियर है। पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि इसराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि इसराइल में जो कॉमन जो सिटीजन्स हैं उनको 3 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री सर्विस जो है वो करनी पड़ती है, मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जाती है। जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ की जो विमेन है जिनको एजुकेशन का काम दिया गया है वो भी बंदूक चलाने में पीछे नहीं हटती हैं। तो इसराइल की मंशा एकदम क्लियर है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो फॉर्म किया जाए, क्योंकि इसराइल जो है वो बिल्कुल भी पैलेस्टाइन को 1 इंच जमीन देना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम स्थायी शांति की बात कर रहे हैं तो इसराइल को अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा, और पैलेस्टीनियंस के लिए थोड़ा जो ज़मीन है वो उसको देना होगा। तो इसराइल की जो जो करंट जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट की है, और वो अपना एक ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। जिस दिन अमेरिका इसराइल से जो है अपना जो सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर लेता है तो आप देखिएगा इसराइल की जो कंडीशन है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगी, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, और इसराइल को फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका का डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि बहुत समय तक कोई भी पावर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। चाहे आप ब्रिटेन का एग्जांपल ले लो, चाहे आप यूएसएसआर का एग्जांपल ले लो, या माजी में अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उनका भी डिक्लाइन हुआ। तो अगर अमेरिका का डिक्लाइन होता है तो फिर इसराइल के लिए चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसराइल को अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जी सर सर जैसा कि आपने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का आपने एक एग्जांपल दिया, एक बात कही सर। अब अगर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को हटा के अगर एक और मामला, एक मुद्दे पे चलते हैं जो कि इसराइल अक्सर जिसका जिक्र करता है, वो रिलीजन का मुद्दा है। कि वो कहता है कि जो यहूदी जो है रिलीजन, ज्यूस जो रिलीजन है, उनका अब एक ही ये देश बचा है इसराइल। होलोकॉस्ट के बाद और दुनिया भर की प्रताड़ना सहने के बाद अब जाके उनको इसराइल मिला है। तो सर अब चाहे अल-अक्सा को लेके विवाद ले लीजिए, चाहे फिर क्रिश्चियनिटी को लेके विवाद लीजिए कि लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन भी वहाँ हुआ था। तो सर क्या ये भी एक वजह है, एक वजह हो सकती है कि उसकी मिडिल ईस्ट देशों से नहीं बन रही है, कि ये जो एंटी इस्लाम का जो स्टैंड है उसका, ये जो इस्लामोफोबिक जिसे कहते हैं? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि वो जो यरूशलेम है,
जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो इन तीनों का होली सेंटर है। सर और ये तीनों रिलीजन जो है जेरूसलम के आसपास ही उनका जो है वो ओरिजिन हुआ है। और जूइश लोग जो हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मोसेस को मानते हैं, उनके हिसाब से यरूशलेम जो है वो उनका मुकद्दस, उनका पवित्र स्थल है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट जो है वो भी उसी रीजन में आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का मैसेज दिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए और उन्होंने इस्लाम का वहाँ पे मैसेज दिया। तो वो जेरूशलम जो है, जो अलक्सा मॉस्क है, या जो पूरा जो पैलेस्टाइन है, वो बहुत ही होली लैंड है। और तीनों जो रिलीजन है वो उस पर वन बाय वन अपना जो क्लेम है वो रखते हैं। तो आप देखिए माजी में उसके ऊपर पहले इसराइल का कंट्रोल था, फिर उसके ऊपर क्रिश्चियनिटी का कंट्रोल था, फिर उसके बाद इस्लाम का उस पर कंट्रोल रहा, और अब आकर के वो दोबारा से इसराइल के पास चला गया, यानी जूडाइज्म का उसके ऊपर कंट्रोल है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिलीजियस फैक्टर जो है वो इसमें बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो जूडाइज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब जहाँ तक इस्लाम की बात है, तो इस्लाम जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के जरिए या इस्लामिक टेररिज्म के जरिए, इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म का एक कॉमन एनिमी है। तो एक रिलीजियस एंगल भी है जहाँ पर जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी मिल करके इस्लाम के अगेंस्ट में जो है वो लड़ रहा है। अगर खुले तौर पे देखें तो पूरे दुनिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो चल रहा है। और बहुत खुले तौर पे जो है वो आतंकवाद के, अगर जो भी हम अलकायदा की बात करें, इस्लामिक स्टेट की बात करें, या और दूसरे जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो इस चीज़ को क्लियरली कहती हैं। अगर आपने सैमुअल पी हंटिंगटन की अगर आप थीसिस पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को जो है बहुत ही क्लियरली द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में किस तरह से दुनिया की 8 बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। तो क्लैश जो है वो कल्चरल है, क्लैश जो है वो बिलीफ सिस्टम को लेकर के है, क्लैश जो है वो वे ऑफ लाइफ को लेकर के है। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये तीनों रिलीजन जो है इनका एक साथ होना, एक ही जगह पर एक ही चीज़ को लेकर के क्लेम करना, ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हमें नहीं पता आने वाले टाइम में इस पे क्या होगा, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि किस तरह से जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने उसके ऊपर रूल किया। अब दोबारा से इतिहास जो है वो अपने आप को दोहरा रहा है, और हो सकता है कि अमेरिका का अगर डिक्लाइन हो तो इसराइल की जगह वहाँ पे कोई और भी उसको टेक ओवर कर सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, सर आपने देखा अभी हाल ही में पाकिस्तान बैठा था मध्यस्थता करने के लिए, जो कि फेल हो गई। मतलब सर मध्यस्थता वो कर रहा है जो खुद एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। सर इस सवाल के दो सब सवाल ये थे कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे हो चुके हैं कि पाकिस्तान को वो मध्यस्थता करने दे रहा है? दूसरा सर, अगर पाकिस्तान मध्यस्थता करता और अगर वो मध्यस्थता सक्सेसफुल हो जाती तो अमेरिका उस पर एक शर्त रखता कि आप इसराइल को रिकग्नाइज़ करो। अभी हाल ही में तो उन्होंने डिसरिकग्नाइज कर दिया इसराइल को कि मैं रिकग्नाइज, हम लोग इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते एज अ नेशन। तो सर ये पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है? और क्या हम लोग सर इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं इंटरनेशनली कि हम मध्यस्थता नहीं कर सकते, जबकि हम तो गांधी फिलॉसफी भी चलते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत बहुत केयरफुल होकर के चलते हैं, बहुत संतुलन बना के चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके हाथ से छूट जाती हैं। और भारत ने संतुलन साधने संतुलन साधने के जरिए जो भी अपनी पॉलिसी उसने फॉलो की, उसमें कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर हो गया। अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत ही करीबी है, और पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे देखें, कोल्ड वॉर के बाद देखें, और 2001 में जब जिस तरह से अमेरिका पे हमला हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही अमेरिका के बहुत क्लोज रहा है। अब अमेरिका के अगर नज़रिए से देखें तो अमेरिका चाहता है कि ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में कोई एक ऐसा देश जो है वो मीडिएटर बने, जो अमेरिका का कॉन्फिडेंट हो, जो अमेरिका के लिए जो है वो काम कर सके। तो इसमें अगर जैसे बहुत बहुत ओपन सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका को अगर चुनाव करना होगा तो वो हमेशा पाकिस्तान का ही चुनाव करेगा, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत करीबी है। और कहीं ना कहीं अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में ये चल रहा था कि इस समझौते के साथ साथ जितने भी अरब कंट्रीज हैं, हम इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज कराएंगे, और पाकिस्तान भी जो है वो साथ में उसको ले लेंगे। लेकिन हालात जो हैं वो बन नहीं पाए, क्योंकि ईरान की अपनी शर्तें हैं, और अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, और इसराइल के जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो अमेरिका का जो ग्रैंड प्लान था वो बहुत बड़ा था,
बहुत सारी चीज़ें उसमें दाव पे लगी हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और ये समझौता जो है वो हो नहीं पाया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत अगर इसमें चाहते तो एक अच्छी मध्यस्थता जो है वो ऑफर कर सकते थे। और जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है, तो भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है हर एतबार से। पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो भारत की बहुत अच्छी छवि है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत जो है वो एक न्यूक्लियर देश है। भारत की इकोनॉमी जो है वो अच्छी इकोनॉमी है, ठीक ठाक इकोनॉमी है। दुनिया के देशों के साथ हमारे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूक गए और हमने मध्यस्थता वाला जो पार्ट है उसको पीछे छोड़ दिया। तो इसमें पाकिस्तान की अगर भारत मध्यस्थता करता तो शायद भारत की इमेज, भारत की जो साख है वो और निखर के आती और हो सकता है भारत इस चीज़ को मतलब सुलझाने में कामयाब हो जाता। तो इस बात को हमने अपने जो है राइटिंग्स में कई बार लिखा कि भारत को जो है वो आगे आकर के इसमें मीडिएशन को ऑफर करना चाहिए था और पाकिस्तान की जगह जो है भारत को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये है इज़राइल की असली कहानी। इसमें अल-अक्सा भी है, इसमें बेथलेहम भी है और इसमें होली वॉल ऑफ जेरूसलम भी है। और भी बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।